हाँ जी। बाबू लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल। अच्छा। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि सिक्स क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही अलजेब्रा आता है ना मैथ्स में, पॉलिनोमियल हमें पता चल जाता है। लेकिन पॉलिनोमियल वर्ड से हम रूबरू नहीं होते। लाइक हम सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में जाते हैं तो हमें एक चैप्टर दिखता है जिसका नाम होता है पॉलिनोमियल। और अगर आपने नाइन्थ में वो पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा होगा तो टेंथ में चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आने वाली हैं। मोर और लेस वही रहने वाला है, उसमें थोड़ी और चीजें ऐड होंगी। ठीक है। तो देखो आज की क्लास का जो पर्पस है उसमें हम जो आपने पॉलिनोमियल नाइन्थ में किया, या तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस क्लास के बाद ना आपके पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है उसको आप बनाने की स्थिति में होगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, या आप भी ये कोशिश करोगे कि हम यहां पे एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व ना करें, बल्कि हम आपको उस लायक बना दें कि आप आराम से सवाल सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देख के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। अब देखो हिंदी वालों के लिए तो बहुत आसान है, बहु और पद। तो बहु मतलब बहुत सारा और पद मतलब टर्म्स। इंग्लिश वालों के लिए भी चीजें देखो कितनी आसान है। पॉली पॉली मतलब अगेन बहुत सारे, और नॉमियल्स मतलब टर्म्स। तो यहां सिंपल सी चीज है कि हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टर्म्स की। अब ये टर्म्स क्या है, पॉली क्या है, नॉमियल क्या है, ये अभी आपको पता चलेगा। तो जैसे ही आप सिक्स क्लास में आते हो ना, तो आपके लाइफ में फिफ्थ क्लास तक जो आपकी लाइफ है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप डील कर रहे होते हो नंबर्स में। किसमें डील कर रहे होते हो? नंबर्स में। कैसे? जैसे आप प्लस करते हो तो 3+2 कर लिया आपने, है ना, मल्टीप्लाई कर लिया, लाइक 10 × 5 कर लिया, एलसीएम कर लिया आपने, एलसीएम निकाला। तो सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में नंबर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही सिक्स क्लास में आप आते हो ना, तो वहां पे देखो एक विलन आ जाता है जिसका नाम होता है एक्स, जो कि अल्फाबेट है। इंग्लिश की चीज अब आपके लाइफ में जो है मैथ्स में भी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, तो अब इतने तो आप लोग कैपेबल हो कि इतना रॉ मुझे ना बताना पड़े कि एक्स क्या होता है, या एक्स के अलावा कुछ और ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो बिल्कुल ए से लेके जेड तक हम कोई भी वेरिएबल जो है, कोई भी जो है अल्फाबेट ले सकते हैं। अब देखो मेरे जो मुंह से है ना वो आवाज निकली वेरिएबल। तो अब ये वेरिएबल क्या है? तो अब आप टेंथ क्लास में हो ना, तो सीबीएसई आपसे उम्मीद करता है कि आपको टेंथ क्लास का पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। बहुत बच्चों का क्लियर भी होगा, लेकिन हम एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है। देखिए वेरिएबल। अच्छा, अब वेरिएबल आएगा कहां पे? तो जैसे ही हम जब इस तरीके के एक्सप्रेशंस की बात करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि देखो इसमें क्या आ गया? एक्स आ गया, अल्फाबेट आ गया। तो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेट यूज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब देखो यहां पे जैसे इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन में क्या यूज हुआ है? एक्स। इस एक्सप्रेशन में क्या यूज हुआ है? वाई। इस एक्सप्रेशन में क्या यूज हुआ है? अगेन एक्स। इस एक्सप्रेशन में क्या यूज हुआ है? एक्स। लेकिन जरूरी नहीं है, आप लोग देखो 2p + 3q, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है ना। 3m + 5n, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो आप ए से लेके जेड तक कोई भी जो है अल्फाबेट यूज करते हो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल आपका क्लियर। दूसरी चीज है कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है? तो देखो कोएफिशिएंट को अगेन हिंदी वालों के लिए देखो बहुत आसान है। कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो यानी वो अंक जो गुणा हो रहा हो, तो किसके साथ गुणा हो रहा हो? वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल के साथ जो अंक, जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा ना, वो क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। देखो अभी आप एग्जांपल में और बेहतर समझ जाओगे। अब देखो यहां पे लाइक ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। और इसके आगे जो कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नहीं, इसके आगे तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में जब कोई भी नंबर नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन में कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है। y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट तो यहां भी 1 है। अच्छा यहां देखो और बेहतर आपका होने वाला है, x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है? 1 हमेशा होगा ही होगा। इधर देखो आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 6 है। x² का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है, तो आप बोलोगे 5 है। और x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है। ठीक है। तो अब ये चीज आप 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो, तो हो गया आपका एक क्विक रिवीजन। अब आ जाते हैं इधर कांस्टेंट टर्म पे। ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है।
तो जो कांस्टेंट टर्म होता है एक एक्सप्रेशन में, जो नंबर होता है लाइक दिस नंबर, ये जो नंबर है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 5 है। इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। इस जो एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है। और इसका क्या है, 3 है। अब यहां देखो छोटी सी कंफ्यूजन होती है, आप यहां तो 5 और 8 समझ में आ गया, लेकिन आप कुछ बच्चे यहां कह सकते हैं कि सर ये -2 है या ये -3 है। तो बिल्कुल आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन के अंदर जो प्लस माइनस होते हैं ना, ये कहलाते हैं ऑपरेटर। तो अगर आप सेपरेट जानना हो तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ऑपरेटर है, लेकिन हम उतने डीप में नहीं भी जाए तो चलेगा। तो हम यहां पे अगर हमसे ऐसा सच पूछा नहीं जाता कि कांस्टेंट टर्म क्या है, लेकिन अगर आप बोलते हो जैसे कांस्टेंट टर्म -2 है तो आप -2 बोल सकते हो, -3 है तो -3 बोल सकते हो, माइनस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, कोई स्पेसिफिक पूछे तो आप कहे कि नहीं -3 नहीं है, तो आप भले ही कह दो कि हाँ ठीक है, प्लस और माइनस जो है फिर यहां पे क्या है, ऑपरेटर्स है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर क्लास में आपके टीचर भी आपको बताएंगे स्कूल में, तो आप कह सकते हो कि ये कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, -3 है। ठीक है, तो देखो ये तीन चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप आगे क्या कर पाओगे, सवाल बना पाओगे या पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन है इसकी, हमें नहीं लगता कि जरूरत है। हाँ, ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये आप लोग अगेन पढ़ चुके हो 9th क्लास में। तो क्या है ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल है ना उसको टर्म के बेस पे बांटा गया। टर्म के बेस पे क्या बांटा गया कि अच्छा, टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे बांटा गया। तो टर्म के बेस पे कैसे बांटा गया, तो कोई पॉलिनोमियल है जैसे 3x + 5, तो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। अच्छा, अब टर्म क्या होते हैं, अगेन तो अगेन आपसे उम्मीद की जाती है आपको इतना तो पता होना चाहिए, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो अनलाइक टर्म्स होते हैं ना वो 2 टर्म और प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, तो वो टर्म लाइक काउंट होते हैं। लाइक ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। लेकिन देखो यहां अगर हम x लगा देंगे ना, तो अब ये लाइक टर्म हो गया, तो ये 2 टर्म नहीं रहा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 और 3, 8 और x, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। एट द सेम टाइम 3 × 5 है, तो ये देखो अगर मल्टीप्लाई में है तो 3 × 5 = 15 और x² ये भी एक टर्म हो गया, 2 टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो टर्म क्या होगा, अनलाइक टर्म जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो वो टर्म्स काउंट होंगे। तो अब देखो ध्यान से 3-4 एग्जांपल मैं लिखता हूं तो आपको और पता चल जाएगा। 3x, अब बताओ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, 2 टर्म है, कितने टर्म है, एक टर्म है। तो ये देखो ये होगा मोनोमियल। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वो पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो वो क्या कहलाते हैं, मोनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो वो क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल। वो एक्सप्रेशन आप इक्वेशन पे बच जाना, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितने टर्म है, 1, 2 और 3। लाइक इक्वेशन में ना जाने का कहने का मतलब है जैसे कि अब इसको अगर हम मिडिल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करें तो शायद ये सॉल्व हो कि ना हो उस पर हम बाद में जाएंगे, बट अभी आप सिर्फ टर्म काउंट करो। ये कितना टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो ये कौन सा है, ट्राइनोमियल। और कलेक्टिवली 3 टर्म से ज्यादा जितने भी टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है ना, कोई लिमिट नहीं है। आप बताओ टर्म्स की कोई लिमिट है, दुनिया खत्म हो सकती है, टर्म्स खत्म नहीं हो सकते, है ना। तो अब कितने नाम रखते, तो कलेक्टिवली सबको क्या बोल दिया गया, पॉलिनोमियल। तो टर्म के बेस पे आपने जाना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा वाले टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो जैसे कैसे कि अब मान लिया ये पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये बाइनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ट्राइनोमियल है। और इससे आगे सबको आप क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल। तो ये तो थी टर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं डिग्री बेस्ड क्लासिफिकेशन की। तो अब डिग्री क्या होती है, कुछ तो होती होगी डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, तो देखो डिग्री को समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा पावर। लाइक देखो अभी अब ये देखो 3x² + 5x + 3, तो आप जानते हो ना, देखो इस पे पावर कितनी है, 2, इस पे पावर कितनी है, 1। तो ये देखो ध्यान से, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर, ये भी पावर है और ये भी पावर है, लेकिन हाईएस्ट पावर इन दोनों में से कौन सी है, ये। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये डिग्री आपके लिए ना 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिग्री को आप बहुत अच्छे से समझ लो, नहीं तो आगे आपको पूरी एक्सरसाइज में दिक्कत आने वाली है। अच्छा, डिग्री का मतलब क्या होता है वो भी अभी बताऊंगा कि डिग्री हमें क्या बताता है। ये देखो फिलहाल यहां पे
ये देखो यहाँ पे कितने हैं, इसकी हाईएस्ट, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, तो ये देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 500, तो 500 हो जाएगी। तो डिग्री आपको समझना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो अब देखो अगर डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो कि कोई पॉलिनोमियल हो और उससे हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 4 हो तो वो कहलाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे आ पा रहा। अच्छा हाँ, इसमें ना ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन कि आप देखोगे पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इसको बहुत अच्छे से करना। अब आप यहां पे कह सकते हो कि सर आपने तो जीरो पॉलिनोमियल छोड़ दिया, तो इसके लिए देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपको मुझे बताने वाली, पहले पढ़ लो वहां पे, देखो क्या है पॉलिनोमियल विद जीरो डिग्री। अच्छा एक चीज और बताओ, बताइए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। तो अब देखो कुछ बच्चे तो बहुत क्लियर है, वो बहुत अच्छे हैं, उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन वैसे बच्चे जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं देखो उनके लिए, और वो यहाँ पे छोड़ देते हैं या टीचर की आधी अधूरी बात सुनते हैं और उसके बाद अपने एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं और आंसर दे देते हैं और उनको लगता है अरे मैं तो सही करके आया हूं, लेकिन हो जाता है गलत। तो अब देखो यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पावर क्या है तो मैं बोलूंगा 6, लेकिन जब आपको बताया गया ना तो बताया जाता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की बात की गई है, ना कि कांस्टेंट टर्म की। तो यहां देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, जबकि इसकी ये ना नंबर का पावर है, तो इसको डिग्री हम नहीं मानेंगे। ये देखो ना, ये डिग्री हो भी नहीं सकता, 9 × 9 × 9 6 बार मल्टीप्लाई होकर सीधा नंबर हो जाएगा, पावर से उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हाईएस्ट पावर, ये याद रखना कि हाईएस्ट पावर हम बात करते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कौन है, नंबर के हाईएस्ट पावर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर है बच्चों, चलिए तो हाईएस्ट पावर। हाँ अब हम बात कर रहे थे जीरो पॉलिनोमियल की, तो देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो x प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री है x प्लस 3। अब बताओ ये कौन सा है, तो इस पे तो पावर नहीं है, तो है, तो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि जब कुछ भी पावर नहीं हो तो हम क्या मान सकते हैं, एक है पावर। तो ये देखो, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अब डिग्री मतलब जीरो पॉलिनोमियल कहां से होगा, x टू द पावर 0 प्लस 3, ऐसा तो हमने देखा नहीं, और ऐसा देखा तो आप कह सकते हो कि हाँ ये जीरो पॉलिनोमियल है। बट देखो आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, अगर मैं बोलूं कि जो 15 है ये जीरो पॉलिनोमियल है तो आप मानोगे, बहुत बच्चे मान जाएंगे, लेकिन मेरा पर्पस उनका है समझाना, उनको समझाना कि जिनको चीजें समझ नहीं आती। तो देखो कितना आसान है ना। अच्छा उनको भी समझाना है जिनको समझ आता है, बट देखो 15 है ना, इसको ध्यान से देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 प्लस 14 लिख सकते हैं क्या। तो कुछ बच्चों का तो क्लियर होगा जिन्होंने 8th क्लास में और 7th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा, इवन 9th क्लास में भी इसके रूल्स है। तो देखो कैसे, तो हम जानते हैं ना कि किसी भी पावर, किसी भी नंबर पे, वेरिएबल पे, किसी भी पावर कितना हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। y पे पावर 0 हो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 9 पे पावर 0 हो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 5 पे पावर 0 हो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 100 पे पावर 0 हो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये देखो, तो हमने इधर तो 15 लिखा है, लेकिन उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये 1 हो गया प्लस कितना हो गया, 14। देखो घूम फिर के कहानी वहीं आ गई 15 पे। तो जीरो पॉलिनोमियल ये होता है, हालांकि ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, लिखते नहीं है, ऐसे सवाल नहीं आते, बट फिर भी नॉलेज के लिए तो हमको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जीरो पॉलिनोमियल। तो अब अगर मान लिया कोई नंबर लिखा हुआ हो 30, तो अब बोलो कि ये पॉलिनोमियल है, तो है, इसके अंदर वेरिएबल है, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 0, हाई मतलब डिग्री कितनी है, 0, तो उसने इसको क्या बना दिया, जीरो पॉलिनोमियल बना दिया। और इसी को एक नाम और नाम से जानते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो दुनिया में जितने भी नंबर वाले पॉलिनोमियल है ना, उनको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो जिस दिन आप कहानी पढ़ने वाले स्टार्ट करते हो ना मैथ्स की, 1 2 3 4, उसी दिन से आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते हो, लेकिन आपको पता चलता है पॉलिनोमियल वर्ड 9th में आके, या अच्छी बुक्स बनाओगे, रेफरेंस बुक वगैरह, तो 8th और 7th में भी मिलते हैं।
लेकिन देखो हमने 1 2 3 4 पढ़ना शुरू किया ना, तो हम उसी दिन से पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते हैं। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कौन सा है? ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इधर से देखें तो जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए आते हैं और आगे। तो ये देखिए, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या बोला गया? बेस्ड ऑन डिग्री। तो ये आपको पढ़ना है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, डिग्री की बात हुई है ना, तो ये आपके लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में, कि डिग्री आपको क्या बताता है। तो डिग्री आपको बताता है, जैसे देखो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 12। अब देखो कितना सिंपल सा इक्वेशन है, बहुत ध्यान से समझना, लंबी सांस लो, रिलैक्स करो, हड़बड़ी में समझने की कोशिश करोगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आराम से करते हैं। तो देखो x + 5 इज इक्वल टू 12। अब यहां पे क्या है? यहां पे ना एक तो आपको डिग्री याद रखनी है। हाँ, अब हम एक्चुअली बात करने वाले हैं, अभी मैंने बोला था ना कि ये लेक्चर सुनने के बाद आप 2.2 एक्सरसाइज जो है 10th क्लास का, वो आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो डिग्री देखो क्या है, डिग्री और एक होता है जीरोस। तो अगर देखो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, उसकी डिग्री 1 है, तो उसके जीरोस भी क्या होंगे? 1 होंगे। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी क्या होंगे? 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो जीरोस भी क्या होंगे? 3 होंगे। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, ये क्या है? तो डिग्री और जीरोस में अंतर क्या? तो देखो अभी आपको समझ में आएगा। तो डिग्री तो आप समझ गए कि हाईएस्ट पावर है। अब बात आती है जीरोस की। तो जीरोस क्या होता है ये सुनिए। देखिए जीरोस होता है ना कि ये जो इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है ना, x + 5 = 12 इज एन इक्वेशन। अब इसमें देखो, इसमें ये है ना कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर देगी, ओवरऑल वैल्यू को क्या कर देगी? जीरो। x की एक वैल्यू आएगी ना जो इस वैल्यू को क्या कर देगी? जीरो। तो वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगी? जीरोस कहलाएगी। देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 -5, ये देखो प्लस है ना, इधर इधर जाके ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7। तो देखो इसका जीरो क्या हो गया? 7 आ गया। अब आपको हो गया कि इसने जीरो कहां किया, क्यों हम इसको जीरो माने? अभी तो आप कहते हैं कि इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर देगा। तो देखिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? x + 7 - 12, और उधर देखो, उधर इस 12 को इधर ले आया, इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? जीरो बचा। अब देखो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आई है बाबू? 7 आया, ये लो 7 लिखा हमने, +5 - 12 इज इक्वल टू 0। 7 5 12 -12, बताओ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो 7 है ना, इस इक्वेशन का जीरोस कहलाएगा। अच्छा, और मजेदार चीज बताऊं, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर ले लो, उनमें किसी नंबर की ताकत नहीं है कि इस वैल्यू को क्या कर दे, इस इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे, एक्सेप्ट 7। इवन हम जीरो भी रखेंगे ना तो जीरो नहीं होगा। देखो 0 + 5 5 हो जाएगा, -7 आ जाएगा, जीरो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है इस इक्वेशन के लिए जो कि ये ताकत रखता है कि इस इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे। इसीलिए इसको क्या बोला गया? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब देखो, ये हमने बात करी थी लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। तो जीरोस कितने आए? 1। अब थोड़ा आपको ले चलते हैं हम 8th क्लास में। ठीक है, 8th क्लास में क्या पढ़ा था? 8th क्लास में, 8th क्लास में आपने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा था ना। किसका मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसमें आपको पता भी नहीं था कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ पढ़ा था ना, x² + 5x + 6। अब इसको आपको क्या करना था? इसको चलो, इसको हाँ चलो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना था? फैक्टराइज करना था। किया था ना आपने, मिडिल टर्म स्प्लिट किया था ना आपने। तो देखो अभी हम इसको एक स्टेप और आगे ले जा रहे हैं। देखो x², अच्छा अभी मैं मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं समझा रहा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा, नहीं तो मेरी सेपरेट वीडियो है मिडिल टर्म स्प्लिट की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। x + 3 + 2 x + 3 इज इक्वल टू 0। x + 2 x + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जीरोस की बात हो रही है ना, हमने कहा ना कि इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर दे। तो अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहे हैं? जीरो। तो सिंपल सी चीज है, या तो ये ब्रैकेट, अभी देखो यहां तक तो आपने 8th क्लास में किया,
अब इवन 9th में भी किया, अब 10th में ना इससे आगे की कहानी है। अच्छा, आप मैक्सिमम 80% काम 8th और 9th में कर चुके हो, अब 12th क्लास में देखो आपको क्या करना है। हम जीरोस पता करेंगे कि जीरोस क्या होता है और क्यों होता है। तो देखिए, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा। क्यों? मान लो कि ये 10 होगा, सपोज ये 10 होगा इंटू 0 तभी तो 0 होगा, या ये 10 होगा ओवरऑल वैल्यू इसकी 10 होगी लेकिन इंटू 0 तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो मैं नहीं कह रहा 10 हो रहा है या 8 हो रहा है या कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये ब्रैकेट क्या है? 0 है ना। तो देखो x प्लस 2 बराबर क्या? 0। तो x बराबर क्या? ये इधर प्लस गया तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 2। ये देखो x प्लस 3 बराबर क्या? 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? -2, सॉरी -3। अब ये देखो, ये और ये, अभी तक आप जानते थे कि x की वैल्यूज, हालांकि 8th और 9th में आपने यहां तक किया, अब देखो ना 10th में बोला था ना, देखो मैक्सिमम स्टेप आप कर चुके हो 8th और 9th में, और ये हम कहां आ गए? 10th क्लास में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता, हमको वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स नहीं आते, और हम क्या ब्लेम करते हैं कि 10th क्लास का पॉलिनोमियल मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, पीछे जाओ, कभी कभी पीछे भी स्टेप लेना चाहिए। वो शेर को देखा है ना, वो आगे जाने से पहले पीछे आता है तब छलांग मारता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि 9th क्लास में ना आपको जाना चाहिए और वहां का पॉलिनोमियल पढ़ना चाहिए, कुछ बेसिक्स देखने चाहिए, तो आपको 10th क्लास का आराम से समझ में आ जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, खैर तो चलिए वापस आते हैं। ये देखो, तो यहां पे हमने क्या निकाला? x की दो वैल्यू निकली, -2 और एक वैल्यू निकली -3। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जीरोस क्यों है। देखते हैं जीरोस क्यों है भाई। तो मैंने क्या बोला था कि अच्छा, और देखो लीनियर इक्वेशन का जो हमने जीरो निकाला ना, तो उसमें एक वैल्यू निकली थी x की। यहां देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वहां कितनी वैल्यू निकली? 2 वैल्यू। तो ये देखो, अभी हमने बात करी थी ना कि डिग्री 1 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 1 होंगे। डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। डिग्री 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे। लेकिन आपको फिलहाल जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक का, यानी 2 डिग्री वाला। तो देखो 2 डिग्री वाला इक्वेशन था और उसका जो है डिग्री भी कितनी निकली? 2 निकली। ठीक है, एक डिग्री निकली मतलब एक जीरोस निकला -2 और एक जीरोस निकला -3। अब हम चेक करते हैं कि ये जीरोस है या नहीं। तो मैंने बोला था ना कि जीरोस के पास एक कैपेसिटी होती है कि जो इस इक्वेशन की वैल्यू को ही क्या करते? 0। यानी कि x की जगह अगर हम -2 पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x की जगह अगर हम -3 पुट करेंगे ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलो चेक करते हैं। इक्वेशन है हमारा x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखो x की जगह हमने क्या पुट किया? -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। होना तो चाहिए यार, नहीं तो बैंड बजेगी हमारी, आपकी, सबकी नहीं बजेगी। 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। बताइए बताइए बताइए, 10 में से 4 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा? -6 प्लस 6। बताइए कितना आ गया? आप दूसरे तरीके से ऐसा भी कर सकते हो, 6 और 4 को जोड़ दो, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो एक तो वैल्यू ने 0 प्रूफ कर दिया कि हाँ वो उसका जीरोस है। एक बार और हम चेक कर लेते हैं -3 पुट करके। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब x की जगह हम देखो क्या रखना है? -3 उसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये? -3 का स्क्वायर -9। देखो कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं फ्लो में ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के +3 + 9, तो -3 इंटू -3 -9। नहीं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई का क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 कितना हो गया? 9 और 6। इसको दूसरे इस तरीके से करते हैं, इन दोनों को देखो, प्लस वाले को हमने प्लस कर दिया, -15 कितना आ गया? 0। तो ये देखिए, ये ना आप देखो चैप्टर बनाने से पहले ना आप जीरोस अगर समझोगे ही नहीं और आप सीधा क्वेश्चन पे कूद पड़ोगे तो क्वेश्चन भी नहीं होगा और जीरोस भी समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए क्या है कहानी। कहानी है कि ये दोनों जो नंबर हैं वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि इस इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा दुनिया के जितने भी नंबर हैं किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो इस वैल्यू को क्या कर दे? 0। इवन अगर हम 0 भी रख दे, आपको अगर 0 रख के देख लेते हैं, ये देखो 0 अगर हम करेंगे 0 का स्क्वायर 0,
प्लस 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 तो आ गया, लेकिन देखो यहां प्लस 6 तो 6 रहेगा, 0 बराबर में नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों को क्या बोला गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और देखो लीनियर का जो है एक जीरोस आया था, क्वाड्रेटिक का कितना आया, 2 जीरोस आया, क्यूबिक का कितना जीरोस आएगा, 3 जीरोस आएगा, बाय क्वाड्रेटिक का कितना जीरोस आएगा, 4 जीरो आएगा। और अब सोचो जितने डिग्री उतने जीरोस, यानी उतने नंबर की पॉसिबिलिटी, मतलब उतने नंबर की कैपेसिटी हो जाएगी कि उस इक्वेशन को क्या कर दे, ओवरऑल जीरो कर दे। तो ये है आपका क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है 2.2 से पहले, एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले। लेकिन अब बात आती है एक्सरसाइज की, तो अगेन एक्सरसाइज में देखो, इसको करने से पहले ना आपको अगेन 2-3 चीजें समझनी होंगी। पहला, अच्छा हाँ, ये जो 2 जीरोस हमने निकाले थे ना, तो 2 जीरोस के नाम है, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा। और यहां पे ना कुछ रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन क्या है देखो, एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया मैंने, कुछ के लिए तो नहीं होगा लेकिन कुछ बच्चों के लिए है, तो उनको मैं बता दूं, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा आपको समझ में आ गया ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो 2 जीरोस होंगे, पहला जीरो अल्फा कहलाएगा, दूसरा जीरो बीटा कहलाएगा। अब बात आती है एबीसी की, क्या है वो एबीसी। तो देखो अभी आप जो बात करने वाले हो ना 2.2 में 10th क्लास में, वो बात करने वाले हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंपल। तो देखो x, अभी आप कंफ्यूज मत हो यार, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमने लिखा था ना, अभी हमने वही लिखा है। देखो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज होती है, कोई भी नंबर होगा, वो क्या होगा, a होगा। आगे जाके मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसके आगे भी अल्फाबेट ही लगा हुआ होगा, ठीक है। बट फिलहाल देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a कहलाएगा, ठीक है, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। फिर से देखो हम अपने इसी एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा 1, तो a जो है वो 1 हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो b क्या हो गया 5 हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 6 हो गया। अब देखो अल्फा बीटा याद है ना, आपने निकाला था इस इक्वेशन के लिए। अल्फा क्या था, वो था -2 और बीटा क्या था -3। जो आपने x की 2 वैल्यू निकाली थी ना, 2 जीरोस निकाले थे ना, वही एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। तो अब देखो बहुत आराम से आप समझो, आपको समझ में आ जाएगा। ये अब करना है आपको, बस प्लस माइनस करना है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दोनों जीरोस को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, और देखो माइनस बी अपॉन ए, तो देखो कितना आसान है यार। इसका b क्या है, देखो इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इस इक्वेशन का अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -3, है ना, और ये क्या था माइनस बी अपॉन ए। तो ये देखो माइनस बी अपॉन ए, इस इक्वेशन का बीटा कितना, सॉरी इस इक्वेशन का b कितना है, तो 5 है, उसके आगे ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया। इस इक्वेशन का a कितना है 1 है, तो हमने 1 लगा दिया। तो देखिए 3 2 5 -5, और इधर भी क्या हो गया -5। देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है, कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए जो दूसरा आपको जानना है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वो है c अपॉन ए। तो अब c अपॉन ए क्या होता है, तो ये देखो c आपका ये है और a आपका ये है, तो क्या है अल्फा कितना है -2 इंटू बीटा कितना है -3, ठीक है जी, और ये है c अपॉन ए। c कितना है 6, a कितना है 1। अब देखो 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो +6 प्लस हम लिखते नहीं है, तो इधर देखो हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो अगर आपके जीरो सही आएंगे ना, तो आप आराम से इसको क्या कर पाओगे, सेटिस्फाइड कर पाओगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसके जीरोस निकालने हैं और इस रिलेशन को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है ना। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं,
बुक के क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से आप बुक की क्वेश्चन कर सकते हो, बट बुक की क्वेश्चन तभी होगी जब आपको मिडिल टर्म अच्छे से आता हो, पॉलिनोमियल के बेसिक्स अच्छे से पता हो, माइनस प्लस का ऑपरेशन आपको पता हो, मिडिल टर्म स्प्लिट तो बोल ही दिया मैंने। ये चीजें अगर आपको पता है ना, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता ना, तो आप रुक जाओ, क्योंकि ना एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी, यार 10th का पॉलिनोमियल मुश्किल है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, 10th का पॉलिनोमियल नहीं है मुश्किल। 10th का पॉलिनोमियल में बस ये जो लास्ट में हमने किया ना वही है। 8th और 9th में आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, ठीक है। तो एक देखो, अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट में अभी हमने क्या, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया ना कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अब देखो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, उसमें दो ऐसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के दो ऐसे पार्ट हैं जिसमें कि दो ही टर्म दिए हुए हैं, तो आप विचलित मत होना, ठीक है। देखो, एक मेरे पास बुक नहीं है अभी, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि एक क्वेश्चन है लाइक 4u स्क्वायर प्लस 8u, ऐसा ही है शायद, ठीक है। तो आप अगेन परेशान मत होना कि सर ने तो बोला कि 3 टर्म होते हैं, तो 3 टर्म नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे फर्क पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कितना है इसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो जीरोस आएंगे। देखो कैसे आएंगे, और पहला जीरो अल्फा होगा, दूसरा जीरो बीटा होगा। लेकिन वो करने से पहले हम करते हैं इस इक्वेशन में, हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम a निकालते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर है। अभी हमने बात करी थी ना कि कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं, तो यहाँ देखो x है, लेकिन इन्होंने क्या लिया इस क्वेश्चन में, u लिया है। तो ये देखो यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बाबू, 4। u का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट b होता है, तो यहाँ u का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है ना। और कांस्टेंट टर्म देखो गौर से, कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है, बताओ क्या है, 1 है। लेकिन 1 रहता तो उसकी तो एग्जिस्टेंस है, तो वो तो 1 होता ही होता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां 0 है, तो कोई दिक्कत है आपको, 0 लगा दो, और कुछ नहीं है तो 0 है। ये तो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, कोई नया नहीं पढ़ रहे हो। तीसरी चौथी में आपको पता चल जाता है कि 0 तो है, यहां केवल मल्टीप्लाई में 0 नहीं होता, प्लस में 0 होता है। तो ये देखो c प्लस या माइनस में, तो c हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब देखो पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे इस पॉलिनोमियल के, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो अभी तक जो है 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। थर्ड टर्म हम नहीं लिख रहे, है ना, थर्ड 0 है, तो वो तो हमने यहाँ c को हमें रिप्रेजेंट करना था, तो इसलिए मैंने आपको बताया, बट अभी हम नहीं लिख रहे। तो अब देखो ये मिडिल टर्म तो है नहीं, तो ये मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं, मतलब मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए 8th क्लास में जाओ, याद करो, कॉमन लेना सीखा ना आपने। तो ये देखिए पहला, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है, यू स्क्वायर और यू, यानी एक यू तो कॉमन है ही है। तो बताओ इसमें क्या बचा, एक यू बचा, और इसमें क्या बचा, यू निकल गया, 8 से देखो 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, q बचा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां पे जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे ना, तो 2 ब्रैकेट आता था, और 2 ब्रैकेट में आप जो है एक या तो इसको 0 मानते थे या इसको 0 मानते थे, है ना। तो यहां पे 2 ब्रैकेट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये है ना, इसी को हम एक ब्रैकेट मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ता है। तो देखो 4u और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या, 0। कॉल आ रही है, ठीक है। 4u प्लस यू प्लस 2 बराबर क्या, 0। अब देखो क्या था, बोला था ना कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा, तो हम अलग अलग देख लेते हैं। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, ये देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, इधर इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो u कितना आ जाएगा, 0। ये देखो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2, है ना। तो ये देखो अब अगेन ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। देखो आपका अल्फा क्या आया है, चलो छोटा कर देते हैं, है ना। अल्फा क्या आया, 0 आया, और बीटा क्या आया, 4। अब सॉरी -2। अब हमको नहीं पता कि ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम इसको क्या करके देखेंगे, सेटिस्फाइड करके देखेंगे। तो सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करेंगे हम, ये देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अल्फा कितना है बाबू, यहां देखो 0 प्लस बीटा कितना है, -2 इज इक्वल्स टू, ये देखो यहां, अब देखो यहां कंफ्यूज मत होना, ये b है, तो देखो ये b कितना है, माइनस लगाओ, और b कितना है, 8 है, a कितना है,
4 है, तो ये देखो 0 प्लस -2 तो -2 ही हो जाएगा, और यहां काटो 2 -2, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा सही है। तो देखो हमारे पॉलिनोमियल भी, मतलब जो हमारे जीरोस आए इस पॉलिनोमियल के, वो भी ठीक है। एक बार देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा शायद हमारा गलत निकले। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। यहां से आप अल्फा बीटा देखो तो देखो 0 इंटू -2, और यहां से एबीसी देखो तो सी कितना है बाबू? 0, ए कितना है? 4, तो देखो 0 इंटू -2 0, 0 अपॉन 4 0, हो गया सेटिस्फाइड, यानी कि हमारा अल्फा बीटा क्या है? सही है। तो आप ट्राई करो क्वेश्चंस को, वीडियो देख के आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, उसके सॉल्यूशन मत ढूंढो। सॉल्यूशन आप ढूंढोगे, सॉल्यूशन आप मिल जाएगा, कॉपी भर जाएगी, लेकिन आपका दिमाग भरेगा? नहीं भरेगा। दिमाग भरेगा अटेम्प्ट से, भले ही गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अटेम्प्ट होना चाहिए। और एक बार अगर गलत होगा ना, फिर दोबारा ट्राई करोगे, तिबारा ट्राई करोगे, तो आपका क्या होगा पता है? बढ़िया होता जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में इस सॉल्यूशन देख लोगे ना कि हाँ ठीक है, अरे सर को तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट बता देते, दूसरा पार्ट बता देते, चलो उससे होता क्या, आप नोट कर लेते, सीख भी लेते, लेकिन एफर्ट लगाते क्या? अब बताओ, लिखने से ज्यादा सीखोगे कि एफर्ट लगाने से? तो कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप कमेंट में डाल सकते हो, कमेंट में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप करने लगोगे ना तो कल को यहां आप खड़े होगे, आप खुद बता रहे होगे, आज आप सीख रहे हो, कल किसी और को सिखा रहे होगे। ठीक है, तो ये देखो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ना 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन पे आने से पहले ना बता दूं, इसमें एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है आपको अभी पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आने से पहले आपको एक आपके लाइफ में एक और नई इंफॉर्मेशन आती है। अभी आप देखो, अभी आपने बनाया ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन था, पॉलिनोमियल था, और इससे आपने क्या किया? अल्फा और बीटा बनाया। ठीक है, लेकिन अभी जो है अल्फा और बीटा, ये मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ठीक है, अल्फा और बीटा बनाए, इक्वेशन से अल्फा बीटा आया, तो अल्फा बीटा से भी तो इक्वेशन आ सकता है ना? तो अब हम क्या करने वाले हैं? उल्टा जाने वाले हैं। अभी तक हम इक्वेशन से अल्फा बीटा निकालते थे, अब हम अल्फा बीटा से क्या निकालने वाले हैं? इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। देखो क्या है वो फॉर्मूला, क्या है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये देखो, सॉरी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये है इक्वेशन। तो कितना आसान है, अभी हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं, अल्फा लेते हैं। देखो हमने अभी बनाया था ना, ये वाला क्या बनाया था? x² प्लस 5x प्लस 6, हमने ये बनाया था ना, और इसके अल्फा हमारा क्या था? -2 था, और बीटा हमारा क्या था? -3 था। ठीक है, अब हम देखो, तो अब यहां से हम यहां पहुंचे थे मिडिल ऑफ स्प्लिट से, अभी हम यहां से यहां पहुंचेंगे, तो देखते हैं कि हमारा सही है या नहीं है ये तरीका, ये अप्रोच पहुंचने का। तो चलो देखते हैं, x² माइनस अल्फा कितना है हमारा? ये देखो, अब अल्फा को अंदर लो, अल्फा कितना है? -2 प्लस बीटा कितना है हमारा? -3, x प्लस अल्फा अगेन -2 और -3 बराबर 0। देखते हैं जी, x² माइनस -2 -3 -5 है ना, x प्लस 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। चलो जी, x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये देखो आ गए। जहां से इधर से हम, और इधर से जाने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी, इधर से आने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो जो ट्विस्ट की बात बोली ना, आपके बुक में ये नहीं है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना 2.2 का, वो ये नहीं है, ऐसा ही है। ये नहीं है तो फिर बताया क्यों? तो देखो आपको कैसे फंसाते हैं। आपके बुक में जो है ना, कभी कभी ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कभी कभी जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि जो एनसीईआरटी है उसमें एक ही टाइप दी हुई है, आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दी हुई है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू दी हुई होगी ये, और बीटा की वैल्यू दी हुई होगी ये,
तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो अल्फा की वैल्यू दी हुई है और बीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको ऐसे पुट किया, आपने निकाला। लेकिन अगर मैं, देखो इसी में आता हूं मैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा, चलो यहां लिखते हैं, हाँ, अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -5, क्या है, और अल्फा इंटू बीटा है वो है 6। अभी देखो हमने किया ना, अल्फा को पुट किया और बीटा को पुट किया। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 6 है, तो अब देखो ऐसे आप नहीं करोगे, फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। देखो फॉर्मूला यही रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा व्हाट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, ये देखो -5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो, जब आप रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करोगे ना, या शायद एग्जाम्पलर्स वगैरह भी करोगे ना, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा सेपरेटली दिया हुआ है ना, कि अल्फा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी है, तब आप इस अप्रोच से करोगे। लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में लिखा होगा सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर ये लिखा होगा ना तो फिर आप ऐसे करोगे, सम ऑफ जीरोस की पूरी ओवरऑल वैल्यू कितनी है, -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 6, तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे। फॉर्मूला दोनों का यही रहने वाला है। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पढ़ के तो जाते हैं एनसीईआरटी वाला, और अगर टीचर ने पूछ दिया या टेस्ट में पूछ दिया गया, पेपर में पूछ दिया गया ऐसे कि अल्फा जो है वो ये है और बीटा ये है, तो ये बहुत माइनस का फर्क, सोचो सब कुछ वो सही करके आएंगे, है ना। और उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है, यहां तो हमको एक वैल्यू लगानी है, तो उन्होंने लगा दिया -2, यहां लगा दिया जो क्या था -3, तो हो गया ना गलत। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा दिया हुआ है, उसके बाद इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, या अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तब आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो आप सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो करने की कोशिश करो, आई होप कि हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, अगर दिक्कत आए बेसिक से नहीं हटना, ठीक है, बेसिक से नहीं हटना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब कंक्लूड करते हैं, हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस बी, बजाना तो बहुत कुछ, बट अभी जो 10th का है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये देखो a जो है हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है हमारा x का कोएफिशिएंट, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। अच्छा यहाँ तो प्लस था, इसकी जगह माइनस होगा, तो आप c में पूरा माइनस लोगे, लाइक माइनस प्लस माइनस की जगह +5 की जगह -5 होगा, तो आप -5 पूरा लोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट पे काम करिए, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर a b c, उसके बाद आपने क्या जाना, क्यों जाना, ये आपने जाना कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितने भी पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री डिसाइड करती है कि उतने कितने, उसके कितने जीरोस होंगे उस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन के कितने, 2 जीरोस हैं, लीनियर के 1 जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक के क्यूबिक के 3 जीरो होंगे, है ना। तो ये डिसाइड करेगा आपका कि जीरोस कितने होंगे। तो वो जीरोस जो है क्वाड्रेटिक के जो जीरोस हैं वो क्या कहलाए, अल्फा कहलाए एंड बीटा कहलाए, ठीक है। अब ये भी हो गया। उसके बाद आपने देखा रिलेशन कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका सही है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा जो था वो -b/a था, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, वो था c/a, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आपने क्या जाना कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम आराम से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, 8th क्लास से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या है वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा, अब अच्छा हाँ, इसमें ट्विस्ट क्या है कि अगर अल्फा और बीटा अलग अलग दिया हुआ तो आप यहां अल्फा लिखोगे, यहां बीटा, उन दोनों को प्लस करोगे, और अल्फा लिखोगे बीटा लिखोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा पूरा दिया हुआ है तो आप इसकी, जैसे 4 दिया हुआ है तो आप अलग अलग नहीं लिखोगे, यहां पूरी वैल्यू डाल दोगे, अल्फा इंटू बीटा, अगर मान लिया कि लाइक 9 दिया हुआ है,
ठीक है, या कुछ भी और दिया हुआ है तो आप यहाँ पे पूरा लिखोगे। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं और आई होप कि इसके बाद आपको 2.2 में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट में डाल सकते हो, तो उस पर मैं आपको सेपरेट फिर एक वीडियो बना के आपको क्या दे दूंगा, जो भी है फायदा पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। आज की क्लास खत्म करते हैं। लंबी होगी क्लास, लेकिन लंबी क्लास छोटी क्लास मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका सीखना, और अगर सीखना है ना तो टाइम तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।